2023 में दुनिया के 30 ममालिक में एक आलमी सर्वे किया गया जिसमें 42% ऐसे नौजवान थे जिन्होंने फ़ौजी हुकूमत की हिमायत की थी, जबकि बड़ी उम्र के 20% ऐसे अफराद थे जो इस राय से मुत्तफिक थे। 33% से ज़्यादा नौजवानों ने यह भी कहा कि एक ताकतवर लीडर होना चाहिए जो इंतखाबात को बाईपास करे, यही मुल्क चलाने का अच्छा तरीका है। इसी मौक़िफ़ की बड़ी उम्र के अफराद ने हिमायत तो की, लेकिन वो बहुत ही कम थी। आलमी हो या मकामी, अशराफिया को जमहूरियत इतनी ही हज़म हो सकती है जो उसके मुफादात को चैलेंज न करे। 20वीं सदी के आखिर तक दुनिया में जमहूरियत के निफाज के लिए तवाना आवाज़ें मौजूद थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये आवाज़ें मदम होती चली गईं और अशराफियाएँ बराए रास्त इक़्तिदार में आ गईं। नतीजे में जनरेशन ज़ी का गुस्सा बढ़ता चला गया। ये गुस्सा क्यों बढ़ता गया, इस पर बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जनरेशन ज़ी होती क्या है। इस वक्त जिन लोगों की उम्रें 80 से 97 साल तक हैं, उन्हें खामोश नस्ल कहा जाता है। जो लोग 45 से 60 साल की उम्र के दरमियान हैं, उन्हें एक्स जनरेशन कहा जाता है, जबकि 13 से 28 साल की उम्र तक के जवान जनरेशन ज़ी कहलाते हैं और यही तादाद इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक पाई जाती है। यही वो तबका है जो अमली ज़िंदगी में शामिल होता है। माशी गैर यकीनी इन नौजवानों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। वो सियासी तशद्दुद पर ज़्यादा यकीन करने लगते हैं। माहिरीन कहते हैं कि जब रोज़गार न मिले तो ये जनरेशन तशद्दुद पसंद और खून की प्यासी बन जाती है। दुनिया भर में कुछ दिहाइयों से दाएं बाजू की सियासत ने अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए तशद्दुद को सबसे बड़ा ज़रिया बना दिया है। सोशल मीडिया के ज़रिए जेन ज़ी ने ऐसी चीज़ों को ज़्यादा तलाश किया और उसके बाद एल्गोरिदम ने उसे ज़्यादा फजूल मवाद दिखाया, जिसने उसे ज़्यादा पुरतशद्दुद बना दिया। माहौलियाती बहरान, महंगाई का दबाव, सियासी तनाज़ात और सोशल मीडिया की तकसीम करने वाले बहुत सारे प्लेटफार्म्स ने मिलकर एक ऐसी जनरेशन तैयार कर ली है जो सियासत में तशद्दुद को ही जायज़ समझती है। लेकिन क्या वो हुकूमतों को तब्दील करने की कुव्वत रखती है या गैर कानूनी तौर पर हुकूमतों को हटाने की कोशिशों में रुकावट बन सकती है? आलमी सतह पर इसके हवाले से कोई एक मुस्तनद राय नहीं दी जा सकती। जुलाई 2016 में जब तुर्की की सिविलियन हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ की आर्मी की बगावत नाकाम हुई तो पाकिस्तानी मीडिया ने उसे धड़ल्ले के साथ इस नीयत से पेश किया कि अगर निहत्ती आवाम उठ खड़ी हो तो बंदूकों वाले भी झुक जाते हैं। जमहूरियत के साथ मीडिया का रोमांस हो न हो, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर यह सब कुछ ज़रूर हो रहा था ताकि पड़ोस के पिंडी वाले थोड़े बेचैन हों और आवाम को भी तरगीब दी जाए कि अगर ऐसा कभी पाकिस्तान में हो जाए तो वो सड़कों पर निकले। लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। तुर्की के सदर तो बच गए, लेकिन नवाज शरीफ खुद को न बचा सके। जेन ज़ी उनके काम न आ सकी। सितंबर 2025 में जो कुछ नेपाल में हुआ, पाकिस्तानी मीडिया ने कोशिश की कि उससे अवाम को मुकम्मल बेखबर रखा जाए। न बड़े पैमाने पर प्रोग्राम हुए और न ही स्पेशल ट्रांसमिशंस। खौफ ये कि कहीं यहाँ वाली जेन ज़ी के जहन में मौजूद इनकलाब का कीड़ा बाहर ही न निकल आए। इससे पहले बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसे इसलिए मीडिया की जीनत बनाया गया क्योंकि वहाँ की वज़ीर आज़म शेख हसीना और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का याराना नस्फ सदी पुराना था। कुछ साल पहले श्रीलंका, हाल ही में इंडोनेशिया की अवामी बगावतों की दास्तानें पाकिस्तान के कंट्रोल्ड मीडिया ने रियासत की हिदायत के मुताबिक दिखाई, क्योंकि एक तरफ उसे ये इत्मीनान है कि वो किसी भी बड़ी तहरीक को कुचलने की महारत रखती है, जबकि ये खौफ कि कहीं ऐसा न हो कि ये महारत किसी जम्मे गफ़ीर के सामने ढेर ही न हो जाए। लेकिन फ़िलहाल महारत को मात मिलने का कोई चांस नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लीडर लेस और लीडर बेस्ड तहरीकें कितनी कामयाब और कितनी नाकाम होती हैं। अगर कामयाब हो जाएं तो उसके बाद कितने चैलेंजेस होते हैं और अगर नाकाम हो तो उसके नताइज
किस तरह भुगतने पड़ते हैं, इस पर गौर ज़रूरी है। लेकिन पहले उन 4 दिनों का जिक्र ज़रूरी है जिन्होंने 21 साल से ज़्यादा अरसे तक इक़्तिदार पर चिमटे रहने वाले एक आमिर को फरार होने पर मजबूर कर दिया। ये तहरीक फ़िलिपाइनी अवाम की पुरअमन जदोजहद थी जो अपोजिशन लीडर के कत्ल के बाद शुरू हुई थी। ये 25 फरवरी 1986 की बात है। फ़िलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में 20 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर थे। बूढ़े, बच्चे, नौजवान, ख़वातीन, लड़कियां, नन्स, पादरी, ताजर, तलबा, दानिश्वर, मज़दूर, माहीगीर या फ़कीर, माहौल ऐसा कि जो शरीक नहीं उसे शर्म नहीं। 2 दिहाइयों से मुल्क पर मार्कोस का तसल्लुत था। उसने अपोजिशन के जलावतन लीडर को 6 साल बाद वतन वापसी पर जहाज़ से उतरते ही कत्ल करा दिया था। सिर्फ 4 दिन के अवामी एहतजाज का नतीजा ये निकला कि अमरीकी हेलीकॉप्टर्स मनीला में उतरे और मार्कोस समेत उसके ख़ानदान के तमाम अफराद को बचा कर ले गए। उसने भी फार्म 47 जैसे इंतखाबात कराए थे। हिज़्ब इख्तिलाफ के मकतूल लीडर की बीवी कोरी एकेनो ने मुकाबला किया। अवाम ने स्नैप इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार किया। फ़ौज के आला अफसरान ने बगावत कर दी। सिपाहियों ने अपने लोगों पर टैंकों से गोले बरसाने से इनकार कर दिया। आमिर फरार हुआ और हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर कोरी एकेनो को सदर तस्लीम कर लिया गया। नन्स टैंकों के सामने खड़ी हो गई और फौजियों को फूल पेश किए। लोग सदारती महल में घुस चुके थे। एक एक कमरा छान मारा। मार्कोस की एहलिया की अलमारी तोड़ी गई तो वहाँ से दुनिया के महंगे तरीन जूतों की 1220 जोड़ियाँ बरामद हुईं। बाकी कहानी बहुत तवील है। जब भी हुक्मरान अवाम के गुस्से के बायस फरार होते हैं तो उनके महलात में मौजूद महंगी अशिया या तो लूट ली जाती हैं या म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। 2003 में जॉर्जिया के अवाम ने खून बहाए बगैर गुलाब इनकलाब के ज़रिए सदर एडवर्ड शेवर्ड नार्डजे को इक़्तिदार से हटा दिया। मुजाहिरीन पार्लिमान की इमारत में गुलाब के फूलों समेत दाखिल हुए। अवाम का रेला जब सड़कों पर निकले तो बड़े बड़े बुत ढेर हो जाते हैं, नाकाबिले तस्खीर ज़िल्लत की मिसाल बन जाते हैं। जब भी अनहोनियाँ होनी में तब्दील होती हैं तो हमारी नस्ल के ज़िंदा इंसानों को गुज़श्ता सदी में फ़िलिपाइन का ये इनकलाब याद आता है। हमने देखा कि बाद के सालों में श्रीलंका के नौजवान फतेह से सरशार होकर सदारती महल के स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाते रहे। बेड और बार रूम्स में घुसते तबर्रुक के तौर पर चीज़ें लूटते देखे गए। लूट मार के वक्त उन्होंने फातिहाना अंदाज में कहा वो अपने बच्चों को गवाही के तौर पर ये चीज़ें दिखाएंगे कि वो इन बेमिसाल लम्हात में मौजूद थे। हांगकांग हो या बांग्लादेश, इंडोनेशिया हो या आज का नेपाल, हमारी नस्ल ने जम्मे सरफरोशां को उठते, हुक्मरानों को फरार होते, जज़ा व सज़ा को अपनी आँखों से देखा। एक ऐसी नस्ल जिसे ये इफ्तिखार हासिल कि जिसने इंसानी तारीख़ के बदतरीन और बेहतरीन लम्हात और वाक़यात और टेक्नोलॉजी को टाइपराइटर से AI तक उरूज पाते देखा। 2019 में सूडान और अलजायर में अवामी दबाव के तहत हुक्मरानों को रुस्वा होते देखा। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? करप्ट और अवाम दुश्मन हुक्मरानों को निकालने के लिए अवाम को क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अवामी बगावतों के दरमियान वो कौन से घुस बैठे होते हैं जो पुरअमन तहरीकों को पुरतशद्दुद बनाते हैं, उन्हें हाईजैक करते हैं। एक ऐसी रिसर्च जिसने कैलकुलेशन करके ये बताया कि मुल्क के कितने लोग सड़कों पर निकलें तो बड़े बड़े बुत गिर जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल एक्सपर्ट एरिका चेनोवेथ ने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ नॉन वायलेंट कन्फ्लिक्ट की रिसर्चर मारिया स्टेफन के साथ मिलकर सन 1900 से 2006 तक की इन तमाम बड़ी आलमी तहरीकों का डेटा इकट्ठा किया जो रिजीम चेंज के लिए चलाई गई थी। चेनोवेथ कहती हैं, हमने इंडिया की तहरीक आज़ादी को अपनी तहकीक में शामिल नहीं किया क्योंकि बरतानिया की फ़ौजी वसाइल की कमी इस तहरीक का फैसला कुन अंसर थी, न कि अवामी जदोजहद। इस तहकीक में 323 पुरअमन और पुरतशद्दुद
तहरीकों का डेटा इकट्ठा किया गया था, जिसमें 53% पुरअमन और 26% पुरतशद्दुद तहरीक कामयाब हुई। चेनोवेत के मुताबिक पुरअमन तहरीकें इसलिए ज़्यादा कामयाब होती हैं कि वो बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ तबकात को शामिल कर लेती हैं, जिससे माशरती ज़िंदगी और निज़ाम मअतल हो जाता है। वो लिखती हैं कि पुरअमन तहरीकों में औसतन 2 लाख लोग शामिल हुए, जबकि पुरतशद्दुद तहरीकों में सिर्फ 50,000। उनकी तहकीक के मुताबिक फ़िलिपाइन की तहरीक में 20 लाख, 1984 में ब्राज़ील में 10 लाख, 1989 में चीकोस्लोवाकिया में 5 लाख लोगों ने जदोजहद की और रिजीम चेंज कर दी। चेनोवेत 1 सदी से ज़्यादा की तहरीकों पर तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि अगर किसी भी मुल्क की कुल आबादी के तमाम तबकात की 3.5% लोग सड़कों पर निकल आएँ तो हुकूमतें तब्दील हो सकती हैं। 3.5% का ये उसूल अगर बरतानिया पर लागू कर दिया जाए तो 23 लाख लोग, अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख लोग और पाकिस्तान में रिजीम चेंज करनी हो तो 87.5 लाख लोग एक ही वक्त सड़कों पर चाहिए। सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? चेनोवेत और स्टेफन की तहकीक 2011 में शाया हुई। उसके बाद से ये मॉडर्न सियासत की एक मुस्तनद हवाला बन गई। हाल ही में नेपाल की जैन ज़ी तहरीक, जो एक पुरअमन तहरीक थी, वो अचानक एक पुरतशद्दुद तहरीक बन गई। वहाँ के जैन ज़ी लीडर्स बताते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की इमारतों को आग लगाई, मीडिया हाउसेस को जलाया और अशराफिया को अपने गुस्से का निशाना बनाया। यही वो सूरत हाल है जो हर तहरीक के दौरान अचानक पैदा होती है और उसका रुख मोड़ने का काम करती है। बांग्लादेश हो या नेपाल, अवाम को जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, जब तहरीकें अंजाम को पहुंचती हैं तब पता चलता है कि ये वो शहर तो नहीं कि जिसके लिए रात से लड़ाई की गई थी। लेकिन इसके बावजूद अवाम अपना सफ़र जारी रखती है। बेशक आलमी और मकामी अशराफिया ने वारदात के तरीके तब्दील कर दिए हैं, जमहूरियतें सुकड़ रही हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम वो कैफियत है जिसमें मजलूम जालिम के साथ प्यार करने लगता है। दुनिया के करोड़ों लोग आज इसी कैफियत का शिकार हैं। वो ओवर थिंक करते हैं, कहते हैं कि जदोजहद अगर कामयाब भी हो जाए तो वो हाईजैक हो जाती है। लेकिन उसे बहाना बनाकर बैठना खुद के साथ और अपनी आने वाली नस्लों के साथ भी जुल्म करना है, खुसूसन इन हालात में जब सियासी जमातें अपने नज़रियात को इक़्तिदार के लिए कुर्बान कर दें और माशरे सियासी, समाजी और अखलाकी तौर पर बर्बाद होने लगें।